आत्मनिर्भर भारत शेयर बाजार में भी देखने को मिलेगा। मैं अभिषेक जी के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछूं। जो फिरोज अजीज साहब ने कहा कि ये जो महीना है, जो अगस्त का महीना है, वो नेक्स्ट लेवल पे मार्केट को ले जाने के लिए तैयारी दिख रहा है। इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक भी दिया, एफआईज के बिकवाली में कमी या फिर उनके आने की शुरुआत, और अलग लॉजिक दिए। आप इनसे कितना सहमत है कि वाकई अब अगस्त का महीना, अब बाजार में जो ठहराव देखने को मिला पिछले एक हफ्ते में, वो नहीं रहेगा? देखिए, मैं तो फिरोज भाई की बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ और मैं उनकी बात को और मेरी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, उनकी अनुमति है तो। शायद हम तैयारी कर रहे हैं एक नया सर्वोच्च स्तर बनाने के लिए दिसंबर के पहले, दिसंबर 2026 के पहले। एक नया स्तर बनाने की तैयारी कर अभिषेक अग्रवाल साहब, नया स्तर किधर से बनेगा? तो पहली बात है कि सहमति मेरी भी इस पॉइंट पे रहेगी और इसको थोड़ा अगर मैं नंबर के थ्रू एक्सप्लेन करूं रादर देन कि हम इसे आर्बिट्री कॉन्फिडेंस समझ के करें, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है। $2 बिलियन की एफआई की बाइंग इस महीने हुई है। पूरे साल जो एक साल से एफआई की नेट सेलिंग $25 बिलियन की है। अब जो रीजन से ये बाइंग आई है वो तो फिरोज ने अपने हिसाब से बता दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडाइसिस में क्या हो रहा है। जो निफ्टी की ऑल टाइम हाई है वहां से हम 10% दूर है, बट आप स्मॉल कैप 100 अगर आप इंडेक्स देखें और मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है, मतलब उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना लिया है। तो जो 10% का जो ये गैप बना हुआ है निफ्टी में, जिसको अंडर परफॉर्मेंस हम कह रहे हैं वीजा वीज टू द अदर सेक्टर्स या अदर इंडाइसेस, वो इसीलिए ही है क्योंकि ये जो इतनी सीवियर सेलिंग एफआई की रही कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ, प्लस जो आईटी सेक्टर पिटा, ये दो रीजन है जिसके वजह से हमारा जो मेन इंडेक्स निफ्टी 50 है वो सप्रेस हो गया। वो गिरा। नाउ अब यहां से चेंज क्या हो रहा है? पहली बात, ये बिल्कुल मैटर करता है कि जब भी कोई एमएसआई लेवल पे कभी भी कोई एडजस्टमेंट आता है तो एफआईज की वहां पे फ्लो बदल जाती है, भले ही शॉर्ट टर्म हो। ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या अगले 12 महीने तक एफआईज बायर रहेंगे, मुश्किल है कहना। बट जब एफआईज लौट के आ रहे हैं, जो कि अभी डेट पॉजिटिव फिगर के हिसाब से बात करें, तो उनका रुझान मेन इंडाइस लास्ट सेक्टर्स में रहेगा। इसलिए निफ्टी 50 के अंदर में बाइंग उनकी यहाँ पे ज्यादा रहेगी देन द मिड एंड स्मॉल, क्योंकि मिड एंड स्मॉल के इंडाइसेस को ज्यादा चलने के रीजन डीआईआईस थे। और ये एक हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्योंकि एक टेक्निकल गैप दिख रहा है और लार्जली कंपनीज को खराब नहीं करे, अगर हम रिजल्ट्स को भी चर्चा में लें तो रिजल्ट एक्चुअली काफी अच्छे आ रहे हैं कई कई जगहों पे, और सेक्टर रोटेशन भी हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक डेफिनेटली एक ट्रिगर है जहां शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि निफ्टी अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो हम प्रॉब्ली प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस महीने या मे बी मैक्सिमम अगले महीने तक शायद बना सके, और मुझे भी ये इस डेटा के फैक्ट पे लगता है। अनिल जी, ये डेटा के फैक्ट पे अभिषेक जी बता रहे हैं कि निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बताएगा। इस डेटा में आप कुछ ऐड करेंगे क्या? क्योंकि डेटा के बाद हम थोड़े फंडामेंटल पे भी बात करेंगे, कौन सा ऐसा फंडामेंटल है जो हमें ये भरोसा दे रहा है आगे चल करके। जी लक्ष्मण जी, जरूर करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहा था और अप्रैल 2025 के बाद 15 हफ्तों के बाद जो है निफ्टी एक रेंज के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी है इस वीक में, जो कि 24,500 के ऊपर उसने क्लोज दिया है। और ये जो है, ये एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि साफ साफ बताता है कि जैसा कि अजीज जी बता रहे थे कि मार्केट में ख़रीदारी चल रही है और ये आने वाले समय की ख़रीदारी अभी से शुरू हो चुकी है। रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं और जितना ख़राब हमने सोचा था उससे अच्छे बेटर परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, प्लस वैल्यूएशन बड़ा कंफर्टेबल हो गया है। तो ख़रीदारी जो है वो अलग अलग काउंटर्स पे और सेक्टर वाइज स्पेसिफिक तो बहुत ही बढ़िया ख़रीदारी देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी अगर देखें तो निफ्टी तो साफ साफ कह रहा है कि अब इसने एक अपनी जो बॉक्स रेंज थी वो तोड़ दी है, 24,500 के ऊपर ये निकल चुका है। और आने वाले मिड अगस्त के बाद से मैं देख रहा हूँ सितंबर तक हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में ये 25,200 से लेकर के और 25,600 एक जो एरिया है, इसको ये 1 से 1.5 महीने में आराम से पार कर जाना चाहिए। आराम से पार कर जाना चाहिए, बिल्कुल चार्ट के सहारे आपने बताया और अभिषेक जी ने आंकड़ों के सहारे। हाँ, करना चाहूंगा यहाँ पे लक्ष्मण जी की जो बात हो रही थी एफआईआईज की और डीआईआईज की, तो अब एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। रीजन क्या है कि हम बार बार एफआईआईज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली होता था कि एफआईआई के सेलिंग का मतलब इंडियन मार्केट का क्रैश हो जाना,
लेकिन बातें अब जो चीज़ें बदल चुकी हैं, अब जो हमारी डीआईआईज की ओनरशिप है हमारे इंडियन मार्केट में, वो लगभग मैं डेटा देख रहा था 21% के आसपास की हो गई है, और एफआईआईज की जो ओनरशिप है वो करीब 17%, 16 पॉइंट समथिंग परसेंट, 7% के आसपास है। तो ये जो आंकड़ा है वो सीधा सीधा ये कहता है कि अब हमारे मार्केट को एफआईआईज गवर्न नहीं करेंगे। हाँ, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन गवर्न नहीं करेंगे। वो हमारे यहाँ करेक्शन में एक डेप्थ जो होती है ना, उसको प्रोटेक्शन में एक पुल बैक ला सकते हैं, लेकिन वो हमें क्रैश नहीं दे सकते उनकी सेलिंग से। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट का इंटरेस्टिंग कि गवर्न नहीं करेंगे, भले एक दिशा यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं। आत्मनिर्भर की ना, उसके लक्षण अभी से दिखाई देने शुरू हो गए। चलिए हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। फिरोज अजीज साहब, हमारे अभी के जो पैनलिस्ट ने बताया वो कई सारे आंकड़े रखे, अनिल जी ने चार्ट रखा। मैं थोड़ा सा अलग पूछना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ऐसा क्या बदल गया है? लक्ष्मण जी, फंडामेंटल पे जाने से पहले एक दो चीजों पे, जैसे गौरांग सर ने बोला, थोड़ा ऐड किया। मैं गौरांग सर के पॉइंट पे थोड़ा डेटा देना चाहूंगा, और विच विल हाँ, बिल्कुल। सॉलिडिफाई हिज आर्ग्यूमेंट। देखिए, एक चीज तो हम सुनते हैं कि रोज रोज एफडीआई खरीद रहा है और एफआईआई बेच रहा था। जून तक तो ये हो रहा था। तो भाई हम कैलकुलेट करके देखते हैं यार, इनके पास पैसा है कितना, रोज 2-3 हजार करोड़ डाल देते हैं तो फिर भी पैसा आता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कैश पोजीशन कितनी है। ऑफ कोर्स आईएमएफ का डेटा अभी आया नहीं है। मेरा ये अनुमान है कि टोटल 920-30 फंड्स हैं, ईटीएफ्स, इक्विटी में, पैसिव, एक्टिव, सब मिला के उसमें 1,93,000 का आज भी कैश है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1,82,209 करोड़ का कैश था। उनको पैसे मिले हैं 31,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। एम्फी के नंबर्स मंडे को आएंगे, या प्लस और माइनस 1,000 करोड़ की गैप हो सकती है, बट दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। 31,540 करोड़ आया और उन्होंने लगाया 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ लगाने के बाद भी उनकी कैश पाइल में 10,800 करोड़ का इजाफा हुआ है। वरना क्या होता है कि एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कब तक खरीदेगा। अब इनके पास कैश खत्म हो जाए, फिर रिडेम्पशन आएगी तो वो भी बेच सकता है। खरीदने वाला अगर बिकवाली करने लग जाए, फिर मार्केट को सपोर्ट करेगा कौन? तो द गुड न्यूज इज 1,93,800 crores is my expectation of 31st July cash pile in spite of putting 20,000 crores. That's one. सेकेंड, एम्फी के जो नंबर्स आने वाले हैं मंडे को, इसमें मैं एक रिकॉर्ड कर देता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में 6,573 करोड़ की इनफ्लो आई है, प्लस और माइनस 300-400 करोड़ इट कुड बी। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स इक्विटी कैटेगरी के 8,600 है। ईएलएसएस में 500 करोड़ का नेगेटिव आएगा, वैल्यू कॉन्ट्रा में 300 करोड़ का नेगेटिव आएगा, डिविडेंड डील में नेगेटिव आएगा, लार्ज कैप फंड्स में नेगेटिव आएगा। इस बार मंडे को वैलिडेट होगा ये नंबर, करीबन 500 करोड़ नेगेटिव है, तो मतलब ना के बराबर पैसा आएगा। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू गेट टू इज ब्रॉडर मार्केट, जैसे गौरांग सर ने कहा, ब्रॉडर मार्केट डोमेस्टिक की वजह से चलेगी। वो चलेगी क्योंकि मिड कैप में 5,500 करोड़ आने वाला है मंडे का नंबर, आप देख लीजिएगा, और 6,500 स्मॉल कैप का आने वाला है। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, और इसलिए मैंने कहा आपके इसमें डाल। फिर लास्ट में और एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया दूसरे एक पैनलिस्ट साहब ने कि मार्केट एफआईआई हमारे पे निर्भर नहीं कर रही है। हम एफआईआई पे निर्भर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एनएससी 500 जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,86,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है। मतलब 1,86 लाख करोड़ का फ्री फ्लोट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एयूएम है 44 लाख करोड़। ये कितना हो गया? 23.88%। अगर एनएससी 500 का म्यूचुअल फंड वाले खरीदना चाहें तो 1/4 वो खरीद सकते हैं। 2007 में सिर्फ 6% खरीद सकते थे। If mutual funds decided to put all their money to buy NSE 500 free float, they could only buy 6.43%. Today they can buy 24%. My projection is equity mutual fund as a percentage of NSE 500 free float will reach 33, which is the US number, by 2031. तो अगर हमारे पास 1/4 पैसा हो फ्री फ्लोट अब्सॉर्ब करने का, तो एफआईआई पे निर्भरता कम होगी। खाली 6% हो, जो 2007-8 में सिर्फ 6% हम खरीद पाते अपनी कंपनियों का, तो बाकी 93 किसी और ने खरीदना था, रिटेल ने खरीदना था। तो तब 50,000 करोड़ भी सेल किया था 2008 में, तो सेंसेक्स 50% गिर गया। That's why the reliance of FII money has reduced, because we can own 1/4 of NSE 500 free float today.
तो जो अनिल जी बता रहे थे कि क्यों एफआईज पे हम लोग की निर्भरता कम हो गई है, वो क्रैश जैसी हालत में नहीं रहते हैं, डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। बखूबी आपने डेटा के जरिए बताया। इस पे कुछ गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करेंगे आप? तो मेरा ये मानना है, देखिए पहले तो लिक्विडिटी जो आ रही है लक्ष्मण जी, वो कुछ चुनिंदा क्षेत्र या कंपनियों के पीछे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर वो मूल्यांकन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि सेकेंडरी मार्केट में मजबूत बना रहे, और प्राइमरी मार्केट के द्वारा जिस प्रकार से पिछले साल और 2024 में हमने आईपीओ की भरमार देखी थी, नया पेपर आए, अच्छे मूल्यांकन पर आए और सक्षम कंपनियों के आए, ताकि ये लिक्विडिटी जो है, नकदी जो है, वो एब्ज़ॉर्ब भी हो सके। लोग ये भी विचारधारा कर रहे थे कि प्राइमरी मार्केट अगर भरमार आ जाएगी, बहुत सारे आईपीओ की, आकर्षित आईपीओ की, मूल्यांकन को लेकर के, काम को लेकर के, कंपनी के प्रोडक्शन वगैरह वगैरह जो भी है, तो सेकेंडरी मार्केट से लिक्विडिटी निकल जाएगी। और आज भी कई लोग मुझे यही पूछते हैं कि फलाना आईपीओ आ रहा है, तो क्या सेकेंडरी मार्केट में? अरे भैया, हमारे यहाँ पर नकदी लिक्विडिटी इतनी है कि आपको किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़रूरी ये भी है कि जब कभी भी वो लिक्विडिटी आए हमारे यहाँ पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की, तो वो अब्ज़ॉर्ब भी होनी चाहिए। वैल्यूएशन का फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि टू मच ऑफ लिक्विडिटी चेजिंग फ्यू स्टॉक्स। एक चीज़ और मैं पूछ लूँ, चूंकि आप लोग एफआईज की बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं यहीं पे मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि एफआईज जिस सेक्टर से निकल के गए, क्या उसी सेक्टर में वापस आ रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी प्रायोरिटी के चेंज किया? अभिषेक अग्रवाल साहब। जी, ये थोड़ा या फिर अर्ली हो आएंगे? जाएगा प्रेडिक्ट करना। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेडिक्ट हो जाएगा ये अर्ली करना, बिकॉज़ अभी फिलहाल तो कहीं जाके तो उन्होंने रिवर्सल किया, वरना अभी तक तो बेच ही रहे थे। तो अब जब वापस आएँगे तो क्या? रिवर्सल करेंगे? नहीं, अगर रिवर्सल करेंगे तो क्या जिन सेक्टर से निकल के जा रहे थे उसमें आएंगे, या फिर सिर्फ लार्ज कैप में आएंगे, या फिर जो मिड कैप में, जो आपने बताया पिछले सवाल के जवाब में कि जो डीआईज वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो क्या वो भी मिड कैप में आएंगे? क्या थोड़ा सा उन लोगों का मूड को देख के क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी बेट ज़्यादातर इस असम्पशन पे रहेगी कि उनका जो रुझान लार्ज कैप पे ज़्यादा आएगा, और ये आईटी एविडेंटली में दिख आएगा? रहा है। मैं ब्रॉडर निफ्टी 50 के लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। आईटी सेक्टर में ये कहना कि क्या वो वापस आएँगे, मुश्किल है कहना। अनलाइकली है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए, मार्केट के अंदर में वो जो गए उसका रीज़न है। अब अगर वापस लौट के आएँगे उसके भी रीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अब बात रीजन आती होगा। है कि कौन सा सेक्टर अभी अगर आप देखें रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शंस, तो बैंकिंग के अंदर में आप देखेंगे जो प्राइवेट बैंक से रिजल्ट्स आए, वो बहुत ही बेहतरीन आए। मतलब पैट में जिस तरह का ग्रोथ है, इवन आपके रेवेन्यू में, एनआईएस में जो ग्रोथ है, वो काफ़ी सब्सटैंशियल है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने जैसे कहा कि भई क्या हमारे यहाँ बदल गया जिसकी वजह से लगता भी है कि मार्केट नया ऑल टाइम हाई करेगा, वो ये है कि फाइनेंशियल के जो वेट्स हैं निफ्टी 50 में, वो हाईएस्ट है। तो अब अगर एफआईज को ये रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं समझ में और उन्होंने वहां अपनी एलोकेशन मूव की, तो फिर ब्रॉडर इंडेक्स भी उसी तरह से आगे मूव करेगा। तो ये दो चीज को अपने एक अगर हम कहें तो अज्यूम कर सकते हैं एक लॉजिकल वे में देखने के हिसाब से कि क्यों पैसा यहाँ पे आएगा, और अगर आता है तो किस तरह से निफ्टी आगे जाएगी। तो पहले तो मुझे एक ये लगता है पार्ट। दूसरा, मुझे ऐसा फील आता है कि अगर हम इंडिया की फिलहाल इन्फ्लेशन की सिनेरियो को देखें तो 4.5% के आसपास का सीपीआई चल रहा है, एंड आरबीआई की रेंज 2 से 6% है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल एटलीस्ट अगले एक क्वार्टर तो लग नहीं रहा है कि कोई रेट हाइक की कोई भी फियर हमें दूर दूर तक दिख रही है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी हमारे लिए दर्शाता है। एंड बट ऑब्वियस है कि अब जाके कहीं अगर हम देखें क्रूड ऑयल अगर ये बस अब टिक जाए $80 के आसपास कम से कम अब कुछ समय के लिए, और रुपया जो है संभल जाए, तो फिर ये क्लासिक रिवर्सल केस हमारे लिए बन जाएगा, जहां फिर एफआई के लिए एक स्टेबल मार्केट है वापस पैसे लगाने के लिए। एक और चीज ध्यान रखें कि ग्लोबली अगर हम किसी और मार्केट के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तो एक्चुअली इंडिया का मार्केट कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप किसी भी बाकी बड़े मार्केट के ग्लोबल मार्केट्स को देखें, वहां का जो इंडाइस की जो रिटर्न है एक साल में और हमारे जो रिटर्न है, वहां पे ही आपको गैप दिख जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि जो कैचअप होने की भी जो सिनेरियो बन रही है, वो इस तरह से हो सकता है, होता हुआ जो दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाट आवर बेस्ट बेट वुड बी। तो इसमें क्या आपने ग्लोबल मार्केट से इंडिया के मार्केट के वैल्यू को भी कंपेयर किया है क्या?
अगर हम कुछ तरह से डेटा को देखें तो आप देखिए एक बार अमेरिकन मार्केट्स को, और वहां पे जो रिटर्न उनके इंडाइसेस ने पॉजिटिवली बनाए हैं, और अब हमारे मार्केट को देखें तो लास्ट 1.5 साल से तो हम, जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था कि लास्ट 1.5 साल से 22,000 से 26,000 की रेंज में हमारे मार्केट जो है वो मोटा मोटा यहाँ पे स्थिर है। अब आप अगर बाहर में जाए इंडिया हम के जो बाहर, कहते थे पहले कि हमारा मार्केट बड़ा ही महंगा है, इस वजह से कोई आना नहीं चाहता है, तो दुनिया को उन मार्केट के मुकाबले अब सस्ता हो गया है क्या? कभी महंगाई है? मुझे लग रहा है महंगाई से ज्यादा करेंसी की वॉलेटिलिटी और क्रूड की डिपेंडेंसी ज्यादा चिंताजनक थी। तो वो जो इंस्टेबिलिटी का पीरियड इंडिया ने वॉर की वजह से देखा, आई थिंक अब हम शायद उसे ये एक बार के लिए पीछे रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, बढ़ सकता है। हमारी जो रिजिलियंस थी, इंडियन कॉर्पोरेट्स की जो रिजिलियंस थी, वो अब हमें नंबर्स में दिख रही है। बिकॉज अब ये जो वॉलेटिलिटी हुई, ये तो हमें सबको दिख गई है, बट अब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर के, अगर हम उसमें जाके कंपनियों का चयन करें तो बिल्कुल वहां दिख रहा है कि आउटलायर्स हमें दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर अगर आज आउटलायर है, हमें एक नंबर चाहिए, वो मिल गए, तो फिर बट ही ऑब्वियस है कि पैसे भी फिर उसी तरह के सेक्टरों में, उसी तरह की कंपनियों में जाएंगे, क्योंकि वहां पे वैलिडेशन है। अब आप वहां से तो लॉन्ग टर्म में बेटर ही होगा, क्योंकि अब यहाँ से सिनेरियो का क्रूड ऑयल में बदलता है, करेंसी हमारी स्ट्रांग होती है। तो फिर ये तो हमारे मैक्रो लेवल के थे। तो मैक्रो लेवल के सिनेरियो में स्टेबिलिटी आना या अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना, और रेट्स जो अपने यहाँ पे है, इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी भी होनी, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा, देखिए एल नीनो का कंसर्न पिछले 2 शोज से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एल नीनो का इफेक्ट भी मोटा मोटा हम बैठे हैं अगस्त में, उसके बावजूद इन्फ्लेशन जो है वो हमारा स्टेबलाइज है अभी भी एक रेंज में। सो मुझे लग रहा है कि ये सारे एक, अगर आप जोड़ेंगे सारे सारे छोटे छोटे इवेंट्स को, तो फिर वो एक सवाल कि मार्केट इतना महंगा था इसलिए मार्केट में सेलिंग थी, उसका जवाब शायद हमें इस तरह से मिल सकता है।